प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है, रचना और रचनाकार। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, रचना और रचनाकार, इसीलिए हम रचना और रचनाकारों को देखते हैं। सरहपा, सरहपा ने कौन सी रचना लिखी थी, हम देखते हैं दोहा कोश, कोई समस्या नहीं है। सरहपा ने दोहा कोश, और लुईपा ने लुईपाद गीतिका, लुईपा ने लुईपाद गीतिका, नाम से ही ध्यान चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। लुईपाद गीतिका। डोंपिया का था योगचर्या अक्षराद्वीकोपदेश। डोंपिया ने कौन कौन सी लिखी थी, डोंब गीतिका, योगचर्या और अक्षराद्वीकोपदेश। डोंब गीतिका, योगचर्या और अक्षराद्वीकोपदेश। और कंडपा की थी पहुड़ दोहा और गीतिका। कंडपा की थी पहुड़ दोहा और गीतिका। तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई समस्या है। कौन सा उत्तर आएगा देख लेते हैं। ए का एक, ये इसके हैं, वो आप देख सकते हो जो भी है, जैसे भी इसका मिलान कर सकते हो कि सरहपा का दोहा कोश है, लुईपा का लुईपाद गीतिका, डोंपिया का योगचर्या अक्षर। और एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि हमें उत्तर नहीं निकालना है। जब भी हम प्रश्न करें, चाहे किसी पुस्तक से कर रहे हैं, चाहे किसी टेस्ट में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, हमें प्रश्नों का उत्तर करते वक्त केवल यह ध्यान नहीं रखना है कि हमें उत्तर याद है या नहीं है, या उत्तर याद रखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। उसमें वस्तुनिष्ठ के रूप में जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, उन सब को आपने पढ़ना है और सब के बारे में जानने का प्रयास करना है। और आपको लगे कि किसी के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं तो उसको वापस देखना है। तो ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर मायने नहीं रखता, यह याद रखता है कि जैसे मान लो सरहपा है, अब आपने सरहपा का दोहा कोश किया और आपने देखा कि उत्तर सही आ गया। अब आपको लुईपा का पता नहीं है कि लुईपा की रचनाएं कौन सी थी, डोंपिया की रचनाएं कौन सी थी, कंडपा की रचनाएं कौन सी थी। अब हम एक बात और देख लेते हैं कि सरहपा का आ गया कि दोहा कोश आ गया, सरहपा का दोहा कोश तो आ गया, लेकिन सरहपा के बारे में और क्या था। सरहपा के बारे में जब आप आदिकाल में पढ़ कर आए हो तो सरहपा के बारे में और कुछ भी पढ़ा होगा, जैसे कि सरहपा का जो काल है वो 769 माना जाता है, यह भी पढ़ा होगा आपने। सरहपा को सर्वसम्मति से प्रथम कवि माना जाता है, यह भी पढ़ा होगा आपने। सरहपा की 32 रचनाएं मानी जाती है, यह भी पढ़ा होगा आपने। सरहपा को सरहपा ब्राह्मण थे, यह भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है, जैसे सरहपा के बारे में बच्चन सिंह क्या कहते हैं, बच्चन सिंह ने लिखा है कि सरहपा नालंदा विश्वविद्यालय के, सरहपा जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, विद्यार्थी भी थे और शिक्षक भी थे नालंदा विश्वविद्यालय के। तो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, जिनको शास्त्रों का ज्ञान था वही नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ सकते थे। तो उस समय अगर किन्हीं को शास्त्रों का ज्ञान होता था वो ब्राह्मणों को होता था, तो इस आधार पर सरहपा क्या थे, ब्राह्मण थे। तो ये सारी बातें जब आपको पढ़ाई गई हैं तो फिर आपको भी याद होनी चाहिए। मतलब इस ऑप्शन से आपको लुईपा के बारे में आपको सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, डोंपिया के बारे में याद होनी चाहिए, कंडपा के बारे में आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। भी आपने जो पढ़ा है वह याद होना चाहिए, तभी प्रश्नों का महत्व है। चलो चलते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका किसने लिखी थी। भूमिका किसने लिखी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब हिंदी साहित्य का इतिहास, अब जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो हमें आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो भी याद किया है वो याद आ जाना चाहिए। अगर आपको यही नहीं आता कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था तो फिर इन प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है, इनको याद करने का भी कोई महत्व नहीं है। आपको यह याद होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था। तो कब लिखा गया था, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। इसके बारे में बता दूं कि इन्होंने हिंदी शब्द सागर की या नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का विकास नाम से एक भूमिका लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का विकास नाम से एक भूमिका लिखी गई थी, उसी को ही संवर्धित या परिवर्धित करके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अलग से उसको निकाला गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास,
ठीक है। और उसकी भूमिका किसने लिखी थी? डॉक्टर वेंकट शर्मा ने, डॉक्टर वेंकट शर्मा ने। अगर पहले मैंने पढ़ाते हुए कहीं धीरेन्द्र वर्मा बता दिया है तो आपको बता दूं कि आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका किसने लिखी थी? डॉक्टर वेंकट शर्मा ने। चलो चलते हैं आगे। लो जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको अच्छे से करवा दीजिएगा, निश्चित रहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, याद करवाए जाएंगे, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, याद करवाया जाएगा। हमारा यही मोटो है कि याद करवाया जाएगा, पढ़ाया नहीं, याद करवाया जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता किन्हें कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छे से याद करवा दिया जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र जिसमें से अधिक प्रश्न आते हैं वह भी, गणपति चंद्र गुप्त भी, और डॉक्टर और बच्चन सिंह भी। इनका तो प्रमुख रूप से आपको याद करवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, अन्य जितने भी इतिहास है, सबके बारे में आपको, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है हिंदी साहित्य का इतिहास है, और गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है। तो ये सभी के सभी इतिहासों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाए जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलन करता क्या? परिश्रमी संकलन करता किन्हें कहा है? परिश्रमी संकलन करता किन्हें कहा है? तो अब एक तो देखो कि परिश्रमी संकलन करता जिसने परिश्रम अधिक किया हो, और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने पढ़ा है तो हमें ध्यान होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या किया था। अब यहाँ आ गया, गारसा दत्तासी आया है, जॉर्ज ग्रियर्सन आया है, मिश्र बंधु आया है, और उपयुक्त सभी आए हैं। अब हम देखते हैं कि गारसा दत्तासी ने कौन सा इतिहास लिखा था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा था। कितने कवियों का वर्णन था इसमें? लगभग 738 कवियों का। कितने कवियों का वर्णन था? 738 कवियों का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने कवियों का वर्णन किया था? लगभग 952 कवियों का। कितने कवियों का? 952 कवियों का। और मिश्र बंधुओं ने 4591 कवियों का। तो अब आप यहां से पकड़ सकते हैं उस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं कि परिश्रमी संकलन करता। अब संकलन इकट्ठा करना, अब इकट्ठे करने में किसने ज्यादा परिश्रम किया, यहां से देखते ही आपको पता चल जाएगा। गारसा दत्तासी ने कितना परिश्रम किया? 738 कवि इकट्ठे किए, तो फिर कौन सा परिश्रम हुआ? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने किए? 952 किए, और मिश्र बंधु ने 4591। तो एक कारण तो यह था इनको परिश्रमी संकलन करता कहने का, और दूसरा कारण यह था कि जिसकी खाए बाजरी उसकी भरो हाजरी। तो जिससे कुछ लिया है उसकी प्रशंसा करना तो बनता है। तो इसी वजह से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मैंने अपने इतिहास में कवियों का जो परिचय है वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। किससे लिया है? मिश्र बंधु विनोद से। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके इतिहास में जो कवियों का परिचयात्मक वर्णन है वो कहाँ से लिया उन्होंने? मिश्र बंधु विनोद से। अगर मिश्र बंधु विनोद से लिया है तो मिश्र बंधु जी की प्रशंसा तो बनती है, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा था। चलो आगे चलते हैं। अब देख लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान है तो कोई समस्या नहीं है, प्रश्न बड़ी आसानी से लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित असंगत क्रम है। तो 1929 ईस्वी में रचना हुई थी, बिल्कुल जी हुई थी, 1929 ईस्वी में रचना हुई थी, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है ये तो। अब देखो यह इतिहास मूलतः हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल लिखा गया था। अब देखो दूसरा, देखो इसके कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया गया, यह भी लिया गया, अभी बता कर गया हूं, कोई समस्या नहीं है मुझे लग रहा है। अब आगे चलते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में, तो 5 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में। तो ये जो है यह जो है गलत है। कितने कालखंडों में? तो उत्तर हमारा है द। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। अब यहां एक चीज और बता देना चाहता हूं कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण का जो प्रचलन प्रारंभ किया था, दोहरे नामकरण का। अब जो दोहरा नामकरण है उसमें कहीं न कहीं समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है कि हम लोग ये जान नहीं पाते हैं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन दिया गया है, जिस तरह से नाम दिए गए हैं उसी तरह से आपको याद करवा दिया जाएगा। और उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, उस आसान तरीके से याद करवाया जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं अपने। ये है उनका काल विभाजन। तो सबसे पहले आता है आदिकाल, फिर आता है पूर्व मध्य काल, और फिर आता है उत्तर मध्य काल, और फिर आता है आधुनिक काल। अब दूसरे जो नाम है वो है वीरगाथा काल और भक्ति काल और रीति काल और गद्य काल। तो मैंने अलग अलग इतिहास पढ़े तो उनमें मैंने देखा कि क्या है, कभी तो यहाँ आदिकाल की जगह यहाँ वीरगाथा काल, बाकी यही है, आदिकाल की जगह यहाँ वीरगाथा काल है, आदिकाल उधर चला गया। कुछ में गद्य काल यहाँ आ गया, आधुनिक काल वहाँ चला गया, ऐसे कर दिया गया है। और बच्चे बार बार याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है। तो मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ बड़ा छोटा सा, उससे बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जब काल विभाजन किया गया था तो काफ़ी बातों को ध्यान में रखा गया था। कौन कौन सी? एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से काल विभाजन किया गया था, एक किया था प्रवृत्ति की दृष्टि से काल विभाजन या नामकरण किया गया था, दूसरा किसी विशेष साहित्यकार या व्यक्ति विशेष के नाम पर हिंदी साहित्य का नामकरण या काल विभाजन किया गया था, या फिर उस समय की मुख्य सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पे या साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पे किया गया था, या उस समय के शासक या शासनकाल के आधार पे किया गया था, ये सारा किया गया था। तो इसी आधार पे आपको बता दूं कि जो पहला काल विभाजन है वो ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, किसको रखते हुए? ऐतिहासिक दृष्टि को। ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी देख लो, आदिकाल मतलब इतिहास की दृष्टि से पुराना काल, पूर्व मध्यकाल मतलब मध्य का काल, उत्तर मध्यकाल मध्यकाल के बाद का काल, और आधुनिक काल मतलब आधुनिक समय का काल। तो समय को ध्यान में रखते हुए या ऐतिहासिकता की दृष्टि से आदिकाल, पूर्व मध्यकाल। और जो दूसरा काल विभाजन है वो है प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति इस तरह से हम याद रखेंगे। अगर वीर गाथा यहां आ जाता है तो ऐतिहासिकता की दृष्टि से नहीं है। वीर क्या है? वीर रस की प्रवृत्ति जो थी वो वीर रस की प्रवृत्ति थी, इसलिए वीर गाथा काल। भक्ति की प्रवृत्ति थी इसलिए भक्ति काल। रीति की प्रवृत्ति थी रीति काल। और गद्य की प्रवृत्ति थी गद्य काल, मतलब गद्य में रचना लिखी जाने लगी थी इसलिए गद्य काल। तो यह जो तरीका है इसके माध्यम से आप लोग बड़े ही आसानी से इनके काल विभाजन को याद रख सकते हैं। और कालखंड जो 1050 से 1375, 1300 विक्रमी संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से आगे तक इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था। चलो आगे चलते हैं। अभी है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? तो जैसे मैंने बार बार बता दिया, कोई समस्या नहीं है, किसका है? बच्चन सिंह का। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको याद करवा दिए और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनके जो कथन हैं वो भी आपको याद करवा दिए जाएंगे। मतलब कथनों को इतनी बार बोला जाएगा, इतनी बार उनका रिपीट किया जाएगा उनको, कि आपको कथन भी याद रहने लग जाएंगे। जैसे कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के अलावा कुछ सुझाई नहीं पड़ता है उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। बच्चन सिंह का आचार्य शुक्ल के इतिहास के बारे में, और इन्होंने 1989 ईस्वी में, कब लिखी थी? 1989 में। कौन सी किताब लिखी थी? आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। कौन सी किताब लिखी थी? आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास या इतिहास पढ़ते हुए 1989 ईस्वी में लिखी थी। किसने लिखी थी? बच्चन सिंह ने। किसने लिखी थी? बच्चन सिंह ने। अभी चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का इतिहास में उसके रचनाकार का असंगत क्रम। हिंदी साहित्य का
बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास याद करवाए थे, तो इनमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, सबसे पहले क्या आता है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। अब देखो किसने लिखा था हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, गुलाब राय ने, सही है, कोई समस्या नहीं। फिर आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसने लिखा था, अज्ञा ने, कोई समस्या नहीं। अब इसमें भी आपको बताया था कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, बच्चन सिंह ने। किसने लिखा था, बच्चन सिंह ने। अब आता है प्राकृत साहित्य का इतिहास, हरदेव बाहरी, प्राकृत साहित्य का इतिहास हरदेव बाहरी, ये महत्वपूर्ण है, आपको अक्सर ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं, यह सही है, प्राकृत साहित्य का इतिहास हरदेव बाहरी। अब आता है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ऑनेस्ट की, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ऑनेस्ट की। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है वो फ्रैंक ऑनेस्ट की का नहीं है, वो है एडविन रेवरेंज ग्रिव्ज का, ठीक है ना, एडविन का। ठीक है, फ्रैंक ऑनेस्ट की का यह नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का इतिहास में उसमें वर्णित रचनाकारों की संख्या का असंगत क्रम छांटिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसमें वर्णित रचनाकारों की संख्या का असंगत। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी किसकी रचना थी, गारसा दत्तासी की। किस भाषा में थी, फ्रेंच भाषा में थी। कितने रचनाकार थे, 738 रचनाकार थे। हिंदी के कितने कवि थे, हिंदी के कितने कवि थे, 72 कवि थे, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे। गारसा दत्तासी के 738 रचनाकार थे, 72 कवि थे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, फ्रेंच भाषा में माना जाता है, 72 कवि थे। और इनका हिंदी अनुवाद किसने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ठीक है। किस नाम से किया था, हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास कब किया था, 1952 में। 72 कवि और 1952 में हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में। शिव से सरोज में कितने रचनाकार थे, 1000 रचनाकार थे, बिल्कुल सही है। लगभग कुछ विद्वान 1003 भी मानते हैं, तो 1000 या 1003 एक ही बात है। शिव से शस्त्र कवि के बारे में माना जाता है। शिव से सरोज, शिव से सेंगर द्वारा रचित शिव से सरोज 1000 रचनाकार। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी कब लिखी गई थी, यह लिखी गई थी 1838 में। दूसरा संस्करण आया था इसका 1847 में, और पूर्णतः संशोधित में परिवर्तित संस्करण आया था 1871 ईस्वी में। 1838 में, 1847 में, यह सब कुछ आप जानते हो, लेकिन मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग भूल न जाओ और प्रश्नों से कड़ी आप जोड़ सको। शिव से सरोज है, इसकी रचना 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर की 1889, कुछ लोग 88 या 89 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 927 कवि बता रखे हैं। कितने कवि थे इसमें, 927 की बजाय इसमें कितने थे, 952 कवि थे। कितने कवि थे, 952 कवि थे। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया था, किसका था ये, जॉर्ज ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का था, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। और कब लिखा गया था, 1888 ईस्वी में। और किस भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, जॉर्ज ग्रियर्सन का। फिर मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि थे, कोई समस्या नहीं है। इनको मिश्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। और मिश्र बंधु विनोद के बारे में ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है इनके बारे में कि मिश्र बंधु विनोद ने अपने मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का इतिहास न मानते हुए भरसक इस बात का भरसक प्रयास किया है कि वह हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाए। कि डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का इतिहास न मानते हुए भी इस बात का भरसक प्रयास किया गया है कि उसे हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाए। 4591 कवि, तो सही कौन सा, असंगत कौन सा है, स।
क्योंकि उसमें 927 कवि दे रखे हैं, जबकि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवि थे? 952। अब आता है प्रश्न संख्या 18।